अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं आईना। वाशी पॉलिसियों में तसलसल की बदौलत मुल्क भर में इक़्तिसादी सरगर्मियां बहाल होना बतदरीज शुरू हो गई हैं, जबकि बैन अवी फाइनेंशियल मार्केट में पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड की मार्केट में और रेटिंग में भी इजाफा हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आजकल तारीखी तेज़ी देखी गई है। आलमी मालियाती इदारों का ये भी कहना है कि महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है और मौजूदा हुकूमत जो मौसर इक़दाम कर रही है, जुलाई के बाद महंगाई नीचे आना शुरू होगी। और उनकी असेसमेंट है कि अगले माली साल के दौरान CPI इंडेक्स 25% से गिरकर 15% तक आ जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और टेलीफोन लाइन पर मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर साजिद अमीन भी हमारे साथ होंगे। शेर मोहम्मद साहब, आपसे हमारा ये सवाल है कि यह पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम नहीं होता, तसलसल नहीं होता कि हर हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसी लेकर आती है, तो आप ये बताएं कि मईशत की तरक्की में मुआशी पॉलिसियों में तसलसल किस हद तक नागुज़ीर है और इसके क्या नुकसान होते हैं अगर तसलसल ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ताजिर नुमाइंदों को अपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। हमारे जो प्रोग्राम जितने भी पॉलिसी होती है शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जबकि हमारी पॉलिसी दरकार होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और जब लॉन्ग टर्म के हमारे पॉलिसी होंगे, चाहे वो टैक्स के हो या माइक्रो या मैक्रो हो, तो उसी में तसलसल भी आ जाता है और उसी में कारकर्दगी लोग भी बेहतर अंदाज से बयान करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको टैक्स का देता हूं। जब हमारे टैक्स जो हर रोज़ उनके पॉलिसी तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी में एक तो क्रिएट अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। जब कोई तसलसल होता है, कोई चीज़ होता है, बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। आप स्मॉल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं या दूसरे चैम्बर्स हैं, मैं समझता हूँ इनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, पॉलिसी में इनको शामिल किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए जो टैक्स पेयर हैं वो भी उनको भी पता हो और इनमें एक तसलसल आ जाए। नहीं, जिस तरह माजी में हर हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसी लेकर आती रही, पिछली मुआशी पॉलिसी को जो प्रोजेक्ट थे, जो इक़दाम थे, उनको साइडलाइन करते, इसका क्या नुकसान आपने देखा है मईशत में? देखिए, उसके जो मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया है कि जब आपकी इकॉनमी में तसलसल ना हो, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स आप हर रोज़ पॉलिसी तब्दील करते रहेंगे, तो उससे इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपके एक प्रोजेक्ट शुरू करते वो दरमियान में छोड़ देते हैं और उसका जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है और वो मुआशरे पर एक असरानंदाज होता है और वो इस पर इतना पॉजिटिव आप अचीव नहीं कर सकते जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ये बड़े अहम पॉइंट आपने रेज किया कि क्योंकि जब प्रोजेक्ट ताखिर का शिकार होते हैं, टाइम पर कंप्लीट नहीं होते, तो उनकी कास्ट इन्हांस कर जाती है। और इसके अलावा जब जिस तरह के माजी में एक हुकूमत चेंज हुई तो जो CPEC के तहत प्रोजेक्ट थे वो आपने देखा था कि किस तरह लेट हो गए थे, तो उसका क्या मईशत पर कितना असर पड़ा था, मनफी असरात? जिस तरह आपने कहा था कि जो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सपोज एक प्रोजेक्ट अगर आपने 2 साल में मुकम्मल करना होता है, अगर वो एक प्रोजेक्ट मिलियन का हो, अगर आप विद इन गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मुकम्मल नहीं करता, आपका ओवर हेड एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, वो आपके 2 मिलियन पर चला जाता है, जिसकी वजह से आपका एक तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, दूसरा आपने जो इनको अफादियत या उनको यूटिलाइज करना होता है वो टाइम भी डिले हो जाता है, उनको आप टाइम पर यूटिलाइज नहीं करते हैं। और इस वजह से आपके हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि माशी पॉलिसी एक रहे, चाहे हुकूमतें तब्दील हो जाएं, इलेक्शन होते हैं, नई हुकूमत आती है, बट पॉलिसियों का तसलसल कायम रहे, ऐसा क्या करना चाहिए? मैं इसको समझता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट्स आते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसी दे वो पॉलिटिकल ना हो, वो एक इकोनॉमी अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए हो, और वो इकोनॉमी इतना लॉन्ग टर्म के लिए 20-25 साल की इनको एक पॉलिसी बना कर रखनी चाहिए। विद इन गिवन ऑफ 25 ईयर्स में हमने क्या अचीव करना है, हमारा क्या टारगेट्स है और हम कितना चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पॉवर्टी एरेडिक्शन करना है या पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी करना है, ये एक तसलसल एक प्रोग्राम से होता है। अगर आप ये कहेंगे कि एक गवर्नमेंट आती है वो 2 साल या 3 साल में कोई पॉलिसी से जॉब क्रिएशन करे या डिसेंट वर्क इन्वायरमेंट बनाए, नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वही प्रोग्राम अगर आपके 20 साल के हो और उस पर तसलसल कंटिन्यूटी हो,
तो वो जल्द मुकम्मल भी हो जाता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जी। अच्छा, ये जो मिसाक मईशत चार्टर ऑफ इकानमी की बातें की जा रही हैं, क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है और इसके नतीजे में मईशत के ऊपर क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल है, इसमें चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जो हमारे सारे चैम्बर हम ये कहते हैं चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी होने चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होने चाहिए और इस पॉलिसी के तहत हम कोई बेहतर से बेहतर बाहर अपॉर्चुनिटी लोगों को भी क्रिएट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं ताकि बाहर के इन्वेस्टर भी आ जाए। अगर आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो तो बाहरी इन्वेस्टर इस मुल्क में आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ख़ुद जो है एक ह्यूज मार्केट है। आप ये देखें 25 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन देख ले तो बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट को अगर फोकस किया जाए लॉन्ग टर्म से तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान अनकरीब दुनिया की सुपर इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी हम बना सकते हैं। माजी में भी ये बातें होती रही हैं, लेकिन एक और चीज़ है, शेर मोहम्मद साहब के पाकिस्तान में आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पर समाल चैम्बर जो छोटे ताजर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटी इंडस्ट्री है, उनसे आप ताल्लुक़, यही जो इंडस्ट्री होती है छोटी इंडस्ट्री जिसको SME कहते हैं, बाद में यही बिग इंडस्ट्री बनती है, फिर बिग इंडस्ट्री मल्टीनेशनल में क्रिएट होती है, तो कन्वर्ट होती है। तो ये जो बाजी में रहा है कि बूम एंड ब्रस्ट का एक साइकिल है पाकिस्तान की मईशत में। हमने देखा है कि एक को वक्त था कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 10% से ऊपर चली गई थी, कभी 6%, कभी 5%, लेकिन फिर वो डाउन हो जाती है, हम नीचे चले आते हैं। ये जो ऊपर और नीचे सांप सीढ़ी का खेल है, ये कब तक चलता रहेगा? आपने एक बात की है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ SME सेक्टर को। SME सेक्टर सिर्फ ना जॉब क्रिएशन का माहौल बनाते हैं, बल्कि अगर देख जाए टैक्स रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं। और अगर हम इसी को फोकस किया जाए, SME से मुराद ये हैं वो इंडस्ट्री जिसमें 5 से 50 लोग काम कर रहे होते, इसको मैं SME कंसीडर करता हूँ। और एक जो हमारे साथ मुल्क के मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर साजिद अमीन टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, आप को वेलकम प्रोग्राम में। आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसियों का तसलसल क्यों कायम नहीं रह पाया? हर हुकूमत आते ही मुआशी पॉलिसियों को बदल देती है, इसके मईशत पर किस हद तक मनफी असरात मुरतब होते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है इसके जितने मनफी असरात मुरतब होते हैं वो हम देख रहे हैं आज। जी डॉक्टर साहब, आप अगर इस हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हमारी जो पॉलिसी की बेयकीनी है वो मईशत की बेयकीनी में बदल गई जी। और इन दोनों चीजों को जो ड्राइव कर रहा है वो हमारी सियासत की बेयकीनी। आप आज भी देख लें, हम एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा कोएलिशन पार्टनर कितनी जिम्मेदारी लेगा जी। हम आज भी एक वीक कोएलिशन में है जहां पे पार्टनर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहां आप इस गवर्नमेंट से तवक्को नहीं रख सकते कि एक लंबे अरसे के लिए एक बड़ी पॉलिसी दे सके एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये फिर आपकी पॉलिसी बेयकीनी की सूरत हाल को पैदा करती है जी। तो मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसको अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग में बात करें तो 3 मुख्तलिफ डायमेंशन में काम करने की जरूरत है इसको। जी सबसे पहले तो जो इस कोएलिशन के पार्टनर हैं उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। ऐसी कोएलिशन जिसका सबसे बड़ा पार्टनर ये कहे कि मैं हिस्सा नहीं लूंगा वजारतों में, मार्केट के अंदर जो उसका मैसेज जाता है वो नॉन कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, बेयकीनी क्रिएट करता है जी। कि एक सबसे बड़ा पार्टनर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, वो क्यों हिस्सा नहीं बन रहा कैबिनेट का। तो सबसे पहले तो हमें ये जो सियासत की गैर यकीनी सूरत हाल है इसको खत्म करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें IMF का प्रोग्राम जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको लेना होगा स्टेबलाइजेशन के लिए जी। लेकिन जो दूसरा बड़ा अहम कंपोनेंट है वो सस्टेनेबिलिटी का है। हमारे यहाँ 70 साल में हम सिर्फ स्टेबलाइजेशन पे फोकस रहे हैं। हम एक प्रोग्राम लेते हैं, 3 साल जो है वो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स करते हैं और चौथे साल हम फिर इलेक्शन मोड में चले जाते हैं जी।
और आम आदमी जिसने 3 साल उसकी कीमत की पे की होती है, गुर्बत की सूरत में, रोजगार जाया करने की सूरत में, ज्यादा टैक्सेस पे करने की सूरत में, बिजली का बिल ज्यादा पे करने की सूरत में, 3 साल के बाद जब उसको को फायदा होने की तवक्को होती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शन मोड में दोबारा चली जाती हैं और वो जो रिफॉर्म्स हैं नहीं कर पाती। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इस वक्त शायद पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम वही सूरत हाल दोहराएं जो माजी में दोहराते रहे हैं। और जो तीसरा सबसे अहम पॉइंट है मेरा, वो ये है कि आम आदमी इस वक्त कहां खड़ा है इस पूरी डिस्कशन के अंदर। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट को जितना फोकस IMF के प्रोग्राम पे देना है, उतना ही फोकस या उससे भी ज्यादा फोकस आम आदमी जो पिछले 5-6 साल से पिस गया है उसको रिलीफ भी देना है। उसके लिए भी आपको पूरा एक प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है जो अभी मुझसे पहले बात हो रही थी जी, SMEs का सेक्टर बड़ा अहम होगा। पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट पॉलिसी है वो SME पॉलिसी होनी चाहिए, और जो SME पॉलिसी है वो हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। तभी जाके हम लोगों को रोजगार के मौके पैदा कर सकेंगे। फिर हमारा जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है, आम आदमी को हम ये नहीं कह सकते कि आप 3 साल मजीद इंतजार करें कि IMF का प्रोग्राम खत्म हो तो फिर हम आपको रिलीफ दें। जी, उसको तो आज खाना नहीं मिल रहा है शाम का, वो बिल दे रहे, चॉइस नहीं कर पा रहा कि बच्चों को स्कूल भेजे या बिल दे। तो ये 3 डायमेंशन है जिसपे गवर्नमेंट को एक पूरा प्रोग्राम लेके आना होगा। IMF का प्रोग्राम की स्टेबलाइजेशन के लिए, टैक्स और बाकी रिफॉर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, और जो तीसरा है वो आम आदमी के लिए पूरे का पूरा एक सोशल बेनिफिट्स का, सोशल सेफ्टी नेट का, सोशल प्रोटेक्शन का और रोजगार के मौके। ये 3 प्रोग्राम इकट्ठे चलेंगे, इनमें से कोई एक भी आप मिस करेंगे तो हम 5 साल के बाद वहीं खड़े होंगे जहां पे आज हम। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत माजी में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि एक बूम एंड ब्रस्ट का साइकिल है जिसमें चली आ रही है। एक वक्त था कि पाकिस्तान का GDP ग्रोथ 10% को भी क्रॉस कर गया था, लेकिन उससे अगले साल वो 2% पर आ गया था। इस तरह हमने देखते हैं तो हमें माजी में कई ऐसे पैच नज़र आते हैं जब 5%, 6%, 7% से भी ऊपर GDP ग्रोथ चला गया, लेकिन अगले साल या 2-3 साल के अंदर फिर दोबारा हम वहीं पर आ गए। तो ये जो बूम एंड ब्रस्ट का साइकिल है या सांप सीढ़ी का खेल है, ये क्यों है? और पाकिस्तान की मईशत को के जो बेसिक इश्यूज हैं उनके ऊपर थोड़ी आप रोशनी डालें कि उनसे हम कैसे निकल सकते हैं। जी, आई थिंक बड़ा ही अहम पॉइंट है जो आपने ये उठाया है। बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का स्ट्रक्चर है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा रिस्क हाई ग्रोथ पे है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी हायर ग्रोथ रेट होगा उतना ही बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा। जी, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है उसकी जो बुनियाद है वो बहुत कमजोर है, वो मसनूई है, वो आरजी है। हमारे 90% कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ है जी, 94% इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ है। तो वो होता यह है कि जब भी आप हाई ग्रोथ जाते हैं तो आपको ज्यादा कंजम्पशन करना पड़ती है इन्वेस्टमेंट की बजाय जी, और उसको फिर हम मसनूई तरीके से कभी एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू करके कभी किसी तरह से करते हैं उसको। और चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट बेस है तो जो ही हाई ग्रोथ होता है तो हमारी इंपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट बेस नहीं है हमारी तो एक्सपोर्ट्स जो है वो तेजी से नहीं बढ़ती हैं। वो ट्रेड डेफिसिट आ जाता है जिसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बहुत तेजी से बढ़ता है और हम 5% के ग्रोथ रेट पे जब भी जाते हैं तो हमारा जो है वो बस्ट हो जाता है, इकोनॉमी हीट अप हो जाती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमें इसको करेक्ट करने के लिए गुड ग्रोथ की तरफ जाना होगा। जी, बांग्लादेश आपके सामने है। जी सर। वो ग्रोथ जो आम आदमी से आए, वो ग्रोथ जो SME सेक्टर से आए, वो ग्रोथ जो विमेन को लेबर फोर्स में लाने से आए, वो ग्रोथ जो इन्वेस्टमेंट के जरिए आए। हम जब तक उन पॉलिसीज पे नहीं जाएंगे हमारा ये जो बूम और बस्ट का जो साइकिल है ये चलता रहेगा। उसके अंदर हम कभी भी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। जो ही हम 4% के ऊपर जाएंगे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो फॉल कर जाएगा, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर तक आ जाएगा। तो हमें गुड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रोथ को लाना होगा, हमें SME सेक्टर से ग्रोथ को लाना, और ग्रोथ ऐसी हो जिसका आम आदमी को फायदा हो। आप बांग्लादेश में अगर देखें
तो जब ग्रोथ हुई है तो उनकी जो विमेन है, उनकी जो 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 छोटा मजदूर है, उसको जॉब मिली है, उसकी जी सर। इनकम बढ़ी है, उसकी सेविंग बढ़ी है, तो वो एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो हुई है हमारे। और दूसरा जो एक और हमें काम करना होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट बेस है या जो एक्सपोर्ट बास्केट है, वो अब हमें टेक्सटाइल और इससे आगे जाना होगा। आप अगले 5 साल में ये भूल जाएं कि हम टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह से कर पाएंगे, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमतें भी और बढ़ेंगी। हमें अब नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर हो गया या बाकी सेक्टर हो गए, उनको प्रमोट करना होगा, फ्रीलांसर्स के जरिए जाना होगा। आपका जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर हैं, अब वो शायद अब हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, कम से कम अगले 4-5 साल जी। जो कि हम IMF के प्रोग्राम में लेके जा रहे होंगे, वो अनकम्पेटिटिव रहेंगे। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को भी चेंज करना होगा, उसको भी बढ़ाना होगा। उसमें डॉक्टर साहब, 4-5 मल्टी डायमेंशनल पॉलिसीज हैं जो हमें लेना होगा। डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत IMF से नए प्रोग्राम के लिए निगोशिएशन करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि नया IMF प्रोग्राम मईशत के लिए किस हद तक प्रोटेक्टिव साबित होगा, और दूसरी तरफ कौन कौन सी कोई सख्त शराइत या सख्त फैसले आवाम के लिए सामने आ सकते हैं? जी मेरा ख्याल, देखें 2-3 चीजें गवर्नमेंट को और हमें बड़े क्लियरली समझने की जरूरत। किसी भी मुल्क ने सिर्फ IMF के प्रोग्राम की बुनियाद पे कभी भी तरक्की नहीं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्योंकि IMF का बुनियादी काम है आपको मुश्किल से निकालना, आपको क्राइसिस से निकालना। उसका फायदा हमने उठाना होता है खुद अपनी कमिटमेंट से कि हम किस तरह की रिफॉर्म्स ले पाते। क्या हम पॉलिटिक्स को प्रेफर करते हैं, हम सियासत को लेकर चलते हैं, या इकोनॉमी को लेकर? जी। ऐसे मुल्क जो अपने टैक्स को रिफॉर्म कर पाते हैं, जो अपनी एक्सपेंडिचर्स को बेहतर कर पाते हैं IMF के प्रोग्राम में रहते हुए या उसके बगैर, वो मुल्क एक सस्टेनेबल तरक्की की तरफ जाते हैं। तो नंबर 1, IMF का ये प्रोग्राम आपको विंडो देता है कि आप अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट के जरिए, पॉलिटिकल विल के जरिए रिफॉर्म्स करें। आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो IMF का प्रोग्राम आपके ऊपर कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको तरक्की नहीं देगा। नंबर 1 जी। आम आदमी के हवाले से मुझे लगता है कि हालात मुश्किल होंगे मजीद, क्योंकि आपकी एनर्जी की कीमतें बढ़ जाएंगी, सब्सिडीज को खत्म करना होगा। तो वही शर्तें जो हम पिछले प्रोग्राम में देखते आ रहे हैं, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हमने देखी हैं, उन्हीं का तसलसल होगा, लेकिन शायद ज्यादा सख्ती के साथ तसलसल होगा, ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ उनका तसलसल होगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी डिफिकल्ट चॉइस होगी कि बगैर IMF के प्रोग्राम के भी हम नहीं फिलहाल चल सकते जी। और IMF के प्रोग्राम में जब आएंगे तो सख्त शराइत होंगी, उसमें आम आदमी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। शायद इसमें बात इस वक्त जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन पे जा सकती है, जो आपका NFC है, सूबों का कितना हिस्सा होना चाहिए, उस पर भी शायद इसमें बात हो सकती है। हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन के खर्चे हैं, शायद IMF ये कह रहा होगा कि ये सूबों के जाने चाहिए, ये जो बड़ा प्रोग्राम है हमारे, उनको फेडरल गवर्नमेंट क्यों देख रही है। तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चरली फंडामेंटली सख्त प्रोग्राम होगा। तो गवर्नमेंट को इसके लिए बड़ा क्लियर हेडेडली अपनी स्ट्रेटेजी को, जिसको हम कहते हैं ना एक जी होम ग्रोन एजेंडा, तो गवर्नमेंट को सिर्फ IMF की शराइत पे नहीं रहना है। अगर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को यूज करना चाहती है अपनी एक पायदार तरक्की के लिए, तो हमें अपना खुद से एक डेवलपमेंट एजेंडा बनाना होगा, जिसको हम ये ना कहें कि IMF का एजेंडा है, ये कहें कि ये हमारा एजेंडा है और हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आईना। शेर मोहम्मद साहब, आपने डॉक्टर साहब अमीन की बात कर रहे थे वो IMF प्रोग्राम के हवाले से, तो उसमें कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं? हम आपसे बात कर रहे थे SME सेक्टर और छोटे कारोबार की, छोटी इंडस्ट्री की, तो जब गवर्नमेंट एक स्टैंड बाई IMF प्रोग्राम 3 साल प्रोग्राम में जाएगी, तो आप छोटे कारोबार और दरमियाने दर्जे का कारोबार और इंडस्ट्री के हवाले से क्या देखते हैं कि वो किस हद तक ग्रो कर पाएगा? करंटली सिचुएशन तो ये है कि बहुत सी जो SME सेक्टर्स है,
क्योंकि कास्ट इफेक्टिव इतना ज़्यादा हो चुका है ड्यू टू इन्फ्लेशन डिवैल्यूएशन की वजह से कि वो अपनी कॉस्ट को पूरा करते हुए भी उनको बहुत मेहनत करने पड़ रही है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का मसला है पाकिस्तान बहुत में। ज़्यादा हो चुके। मसलन एक चीज़ अगर वो पहले कॉस्ट एक चीज़ थी 2000 या 3000, अब वो 4000 हो गई। आपकी बिजली के बिल हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपकी दूसरी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जबकि आपकी जो सेल ऑफ कॉस्ट है वो उसमें कम होता जा रहा है। इस वजह से हमारे जो एसएमई सेक्टर में बहुत से ताजिर हैं वो परेशान तो काफ़ी हद है, यानी इसमें वो चीज़ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो तो ये हम ग्रोथ कर सकते हैं। हम अगर गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इससे एसएमई को बनाए, ऐसे में पोटेंशियल है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाए। कितनी पोटेंशियल है एसएमई सेक्टर में? एसएमई सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, यानी आपकी जो यूज इंडस्ट्री है। अगर डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आईएमएफ प्रोग्राम में जब हम जाएंगे तो हमारे जो ट्रेडिशनल सेक्टर हैं एक्सपोर्ट के, इसके अलावा भी हमें इसमें बहुत कुछ है। एसएमई सेक्टर्स इसमें एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि एसएमई सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है कुछ वो भी यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें एसएमई में आपके सबसे एडवांटेज एसएमई सेक्टर में ये है कि आप एक स्मॉल स्केल से प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वो आप जल्दी कर पा जाते हैं। हमने देखा है कि लेबर यहाँ मिल जाते हैं। तरक्की पजीर मईशतों ने तरक्की की है, उन्होंने एसएमई सेक्टर और छोटे कारोबार को प्रमोट करके तरक्की की। उसमें सबसे मैं एग्जांपल वियतनाम का देता हूँ कि वियतनाम में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर में इसने जो फोकस किया वो एसएमई सेक्टर पर किया। अगर आप चाइना की भी इकोनॉमी देखें इन द पास्ट, अभी तो वहाँ ह्यूज इंडस्ट्री बन रहा है, उन्होंने एसएमई सेक्टर से ही ग्रोथ किया। टीवीएस को उन्होंने बहुत प्रमोट किया था, बहुत 30 ज़्यादा साल लगाए थे। आप जितने भी इकोनॉमिक यानी डेवलपिंग कंट्री देखें जहाँ भी हैं वो एसएमई सेक्टर को प्रमोट करके आगे जो आप क्या तजावीज़ क्या देंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? नंबर वन, जितना इसमें पॉलिसी जो है पॉलिसी में एसएमई को उनके चैम्बर्स को उनको चीज़ को भी अनबोर्ड लेना चाहें ताकि वो भी अपने फीडबैक दे सके। उसको हम एक बेहतर अंदाज से उसको क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इकोनॉमी के बेस पर, इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन पर गवर्नमेंट और ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जी अच्छा, आप क्योंकि कारोबारी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ नादरीन हैं मेंबर कौमी असम्बली और एक इंडस्ट्रियल शख्सियत, इकानमी के साथ उनका गहरा ताल्लुक है। मिर्ज़ा अख्तियार बेग हमारे साथ हैं। मिर्ज़ा साहब, वेलकम टू प्रोग्राम। हम बात कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत आईएमएफ प्रोग्राम के लिए नेगोशिएशन शुरू करने जा रही है, तो इन हालात में जब मईशत को कई चैलेंजेस भी दरपेश हैं, लेकिन अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बातदरीज बढ़ रही हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस का सामना होगा या कोई सख्त फैसले अवाम के लिए हो सकते हैं? देखिए, आईएमएफ का एक प्रोग्राम तो खत्म हो रहा है अप्रैल में और इंशाल्लाह 1.1 बिलियन डॉलर की तीसरी और आखिरी किस्त उनको पे हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के साथ एक बड़े प्रोग्राम के लिए जा रहा है जो 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है और वो 3 से 5 साल का हो सकता है। उसकी इसलिए जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तान को आने वाले साल में 4.8 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है जी, और उसके फंड के लिए उसे आईएमएफ के पास 4.8 बिलियन डॉलर का टोटल अमाउंट है, जिसमें चीन से भी 1 अरब डॉलर का रोल ओवर है और एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जो अदायगियां हैं वो शामिल है। जी, सवाल यह है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है। ब्लूमबर्ग ने भी कहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी आया है और अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट तय हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रिजर्व बढ़ रहे हैं, 8 अरब डॉलर से ज्यादा स्टेट बैंक के रिजर्व हो गए हैं। पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम है। स्टॉक एक्सचेंज ने 70,000 की हद जो है वो क्रॉस कर ली है, जो एक रिकॉर्ड है।
तो ये सब सरमाकारों का एतमाद पाकिस्तान की मईशत पे जाहिर करता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बतलाया अपनी रिपोर्ट में कि इंशाल्लाह आने वाले साल में हम अफराते ज़र या महंगाई कम होती देख रहे हैं। अभी अगर 21 और 22% है तो उसके आने वाले साल में 15% की तरफ मुतवक्के है कम हो जाएगी। जी तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, लोगों को महंगाई से कुछ कमी आए, निजात तो नहीं मिलकर कमी आ सकती है, वो भी लोगों को एक बहुत बड़ी उसकी जरूरत है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए। अब अगर अदम इस्तेकाम मुल्क में हो रहा है तो ये सब चीजें जो है वो उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट यही है तमाम सियासी जमातों से जी कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा करें जिससे माशी इस्तेकाम आएगा। जी डॉक्टर साहब, आप बिलाशुबा हुकूमत की इत्तेहादी जमात के एमएनए हैं। जब हमने देखा है कि आईएमएफ प्रोग्राम आता है, कोई भी मुल्क लेता है तो ग्रोथ सुस्त होती है, लेकिन आपने हुकूमत ने रोज़गार के नए मौके पैदा करने हैं क्योंकि यूथ को बेरोज़गारी का सामना है, आवाम को महंगाई के ऊपर तो बात की, तो नए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए जीडीपी ग्रोथ 5% या उससे ऊपर होनी चाहिए। आप कहाँ पर देखते हैं आइंदा 3 साल के दौरान जीडीपी ग्रोथ को? इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 1.9% रहेगी। जी ये जो अभी जून आ रहा है, ये जो बजट आने वाला है, इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ 1.9 रहेगी। लेकिन आने वाले साल में उसको उन्होंने 2.5 से 3% कहा है। 5 और 6 तो अभी फौरी तौर पे नहीं आ सकता, लेकिन ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान को हाई जीडीपी ग्रोथ मॉडल पे काम करना है, जिसके लिए हमें अपने डिस्काउंट रेट जो है, जो बैंक के लैंडिंग रेट है और स्टेट बैंक के डिस्काउंट रेट है जो 22% पहुंच गए हैं, उसको आस्ते आस्ते कमी लानी होगी और दोबारा सिंगल डिजिट में लाना होगा। क्योंकि 22% अगर डिस्काउंट रेट है तो बैंक के लैंडिंग रेट 23-24% है, तो 23-24% के ऊपर कोई सरमायाकारी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। इससे नई मुलाजमतों के मौके फिर मुश्किल नजर आते हैं। तो इस सूरत में आप कैसे देखते हैं कि बेरोजगारी में कैसे कमी लाई जा सकती है? और आप एग्रीकल्चर सेक्टर को फरोग दें, जो हमारा एक बड़ा अहम सेक्टर है। पाकिस्तान बाबाए कौम ने पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ बतलाया था, उस ज़राई सनती पाकिस्तान बताया था कि ज़राअत से पैदा करें और सनत से उसको वैल्यू एडिशन करें। तो हमें एग्रीकल्चर में बहाली लानी है और उसका बहुत पोटेंशियल है। जी मिर्जा साहब, आपका ताल्लुक इंडस्ट्रियल शोबे से है, तो पाकिस्तान की बरामदात एक जगह पर हमें कई सालों से स्टैग्नेट नजर आती हैं। पिछली हालांकि निगरान हुकूमत ने 2030 तक बरामदात को $100 अरब तक पहुंचाने का टारगेट रखा था। आप इस हवाले से क्या देखते हैं कि मुल्की बरामदात में किस तरीके से इजाफा किया जा सकता है? हुकूमत को क्या क्या इक़दाम करने होंगे? लेकिन बरामदात एक्सपोर्ट्स की अगर आप इजाफा चाहते हैं उसमें, तो आपको अपने एक्सपोर्टर को मुकाबलाती बनाना होगा। इस वक्त हमारी बिजली की कीमत 17 सेंट है, जबकि वियतनाम, जबकि इंडोनेशिया और ईरान और इंडिया, यहाँ बिजली की रेट जो है वो 8 सेंट पर किलोवाट या पर यूनिट है। तो आधे का फर्क है। आपकी पैदावारी लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको जो चीजें आपकी बनती इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबलाती नहीं रहती, वो दूसरों के मुकाबले में महंगी है। जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इशू आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी बढ़ी है, और तो पहले तो आपको अपनी एनर्जी की कीमतों को मुकाबलाती बनाना होगा, और एनर्जी की कीमतों में इस वक्त बिजली की कीमत सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है हमारी सनत को, और जिसकी वजह से कई सनतें तो बंद होने के करीब है, जिसमें स्टील की सनत है, क्योंकि वहाँ स्मगलिंग भी हो रही है स्टील की और पैदावारी लागत भी उसकी बढ़ गई है बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से। जी
तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक्सटर्नल अकाउंट मुसलसल दबाव का शिकार है। हमें दो तरह के खसारों का सामना होता है, एक तिजारती खसारा होता है और फिर करंट अकाउंट खसारा होता है, जिसको फाइनेंस करने के लिए गैर मुल्की कर्जे बार बार लेने पड़ते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि हम इस एक्सटर्नल अकाउंट के दबाव से छुटकारा हासिल करें और हमें कर्जे बार बार ना लेने पड़े, जिसके लिए हमें कई सख्त शराइत भी माननी पड़ती हैं? देखिए, एक्सटर्नल पेमेंट जो हमारी वो या तो इम्पोर्ट के लिए चाहिए, जिसमें खास तौर से फर्नेस ऑयल और आरएलएनजी गैस की जरूरत है, या आपने कर्जों की अदायगियां करनी है एक्सटर्नल पेमेंट्स में। इनके लिए 3 या 4 जराए से डॉलर आ सकता है मुल्क। पहला जो सबसे रिलायबल जरिया है वो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। दूसरा जो है वो रेमिटेंसेस है गैर मुल्क पाकिस्तानियों की। तीसरा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो लाए आप मुल्क में। और वो ये तीनों चीजें नहीं होती तो फिर डोनर से एजेंसी में कर्जे लेने पड़ते हैं। तो हमें ये 4 चीजें हैं, 3 चीजें, और उन 3 चीजों पे अगर हम फोकस करते हैं, यानी रेमिटेंस, एक्सपोर्ट जी और एफडीआई, तो हमें इनफ्लो हमारे ज्यादा होंगे और हम अपने एक्सटर्नल पेमेंट्स की अदायगियां वक्त पे कर सकेंगे कर्जे लिए बगैर। जी जी, मेरे साथ मैं आपके पास दोबारा आता हूं। शेर मोहम्मद साहब, हम बात कर रहे थे एसएमई सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है बरामदात में इजाफे के लिए। उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि एक फाइनेंसिंग भी इशू है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को एसएमईज की फाइनेंसिंग के लिए क्या इक़दाम करना? मैं समझता हूं कि अगर एसएमई सेक्टर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसको जो स्मॉल से बैंक उनको लोन कम कीमत पर इनको लोन मिल जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो, तो मैं इसमें काफ़ी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम ज़्यादातर चीज़ें चाइना से या किसी और मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो फाइनेंस को, और सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ वो इनका ट्रेनिंग है कि हमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहे कि इनको ट्रेनिंग का मौके दिया जाए, उनको अवेयरनेस दिया जाए बिज़नेस के अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए। तो इसी पर अगर फोकस किया जाए तो ये बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन दे सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखा है शेर मोहम्मद साहब कि पाकिस्तान में जो छोटा ताजर है वो टैक्स अदा नहीं करता है। गुज़श्ता कई हुकूमतें कोशिश कर चुकी हैं, मुख्तलिफ तरीके से मुज़ाकरात भी होते रहे, रजामंदी भी ज़ाहिर करते हैं, बल्कि एग्रीमेंट भी साइन करके आते हैं, उसके बाद टैक्स अदा नहीं करते, फिर मुजाहरे शुरू कर देते हैं, धरने शुरू हो जाते हैं, अदम इस्तेहकाम होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है। आप इस वाले से क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत एक स्कीम ला रही है ताजरों से टैक्स लेने की, किस हद तक कामयाब? मैं समझता हूँ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज टैक्स देने के लिए तैयार है, अगर इनको बेहतर अंदाज से और इनको बेहतर एनालाइज किया जाए, अवेयरनेस इनको दिया जाए, तो टैक्स ये देने के लिए तैयार है। मेजर जो प्रॉब्लम है, जो असल मसला ये है कि टैक्स के बारे में बहुत से लोगों को मालूमात नहीं है। वो टैक्स देने से खौफज़दा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं बार बार ये हमसे तंग करेंगे, ABR वाले चीज़ करेंगे, वो इस चीज़ से खौफज़दा है। अगर उनको क्रिएट अवेयरनेस दिया जाए, मुज़ाकरात हुए हैं, एक एग्रीमेंट भी साइन हुए, FBR के आला हुकाम ने यकीन दिलाया। देखिए, हर चीज़ को फेस कर रहे हैं ताजर। अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो वो भी करेक्ट कराने के लिए चले जाते हैं आइस्को के ऑफिस, लेस्को के ऑफिस में, दूसरी जगहों पर, दूसरे महकमों के। FBR को टैक्स क्यों नहीं देता ताजर? हालांकि ताजर कमा तो आज जितना आप कमा रहे हैं उतना ही टैक्स दें। अभी मिनिमम मतलब साल का 1200 महीने, 100 रुपये महीना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ताजरों की तरफ से धरनों की, मुजाहरों की धमकियां आ रही हैं। मैं समझता हूँ इसमें बहुत से ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, और क्योंकि 2 किस्म के ताजिर, कुछ ताजिर ऐसे हैं जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ। जी, मैं आपके पास तो मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मौजूदा हुकूमत एक
प्लान बना रही है, बल्कि ऐलान भी कर चुकी है एफबीआर में रिफॉर्म्स के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत का ये मंसूबा है कि एफबीआर को 2 बोर्ड में तकसीम करके एक फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम और फेडरल बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू बनाया जाएगा, और ये SIFC के साथ कंसल्टेशन भी हुई है। आप क्या समझते हैं कि इसके जरिए पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो किस हद तक बढ़ाया जा सकता है? ये इनलैंड रेवेन्यू की एक डेडिकेटेड बॉडी जब इदारा बनेगा तो यकीनन फिर वो टैक्स रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे सकेगा। और इस पे एफबीआर वालों ने, जो सीनियर ऑफिसर्स ने एहतजाज किया है, इसमें कई मीटिंगें हो चुकी हैं, केयरटेकर में भी हुई थी, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी काफी कोशिशें की, लेकिन ये मसला अभी तक हल हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ अफाम तफहीम के जरिए जो इस मसले को हल करें, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। और मेन मकसद यही है कि इनलैंड रेवेन्यू को जो है वो फोकस करके, डेडिकेटेड एफर्ट्स उसके ऊपर करके, वो तमाम सेक्टर जो इन टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में ला के, इसमें 3 सेक्टर IMF ने आइडेंटिफाई करके आपको दिए हैं। पहला सेक्टर है रियल एस्टेट, दूसरा सेक्टर है रिटेल और तीसरा सेक्टर एग्रीकल्चर। ये 3 सेक्टरों को उन्होंने कहा है कि आप टैक्स नेट में लाएं, क्योंकि ये मईशत के अहम शोबे हैं, लेकिन मईशत में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, टैक्स देने में कंट्रीब्यूट। और इसी में वो एक जो तंजीम बनाई है ताजिर दोस्त स्कीम, वो इसी का हिस्सा है। और ये जो 1200 रुपए आप कह रहे थे फिक्स टैक्स सालाना और बाकी माहाना टैक्स उनसे लेने का प्रोग्राम है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही मुनासिब है और ताजिरों को मुल्क में मफाद में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए, माशियत की दस्तावेजी शक्ल देने के लिए ताउन करना चाहिए। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, इसके अलावा एक और बड़ा इशू है जो कि IMF के साथ मुज़ाकरात में भी ज़ेर बहस आने वाला है, वो है खसारे में चलने वाले कौमी इदारे के जो रियासती कंट्रोल वाले इदारे हैं, उनका खसारा कोई 500 से 550 अरब रुपए सालाना तक पहुंच गया है। और उनकी निजकारी के हवाले से कोई भी हुकूमत माजी में कामयाब नहीं हो सकी खातिर खा। अभी मौजूदा हुकूमत ने PIA की निजकारी का तो ऐलान किया है, 15 जून तक गालबन इसकी निजकारी को मुकम्मल किया जाएगा। आप इस वाले से क्या समझते हैं, खसारे वाले कौमी इदारों का क्या हल हो सकता है? देखिए, जो खसारे के 4 बड़े इदारे हैं, जिसमें PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है और वापडा के डिस्कोस है। जी बिल्कुल, बिजली तकसीम करने वाली कंपनी, तकसीम करने वाली कंपनी, ये 500 अरब सालाना का नुकसान कर रहे हैं। PIA के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छी तरीके से फवाद हसन फवाद साहब ने 2 कंपनियों में इसको कन्वर्ट करा है, एक PIA होल्डिंग और एक PIA। तमाम कर्जे, तमाम वाजिबात जो PIA ने देने हैं, जो अरबों की, तो सैकड़ों अरबों की शक्ल में है, वो होल्डिंग में ट्रांसफर हो गए। और PIC क्लीन PIA की कंपनी होगी, जिसको खरीदार या इन्वेस्टर जब खरीदेगा तो उसके ऊपर बाकी कर्जे और वाजिबात जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इसमें मतलब सिर्फ ये है कि PIA में 7200 मुलाजमीन है, जिसमें किचन के भी लोग हैं, ट्रेनिंग के भी लोग हैं, अपना इंजीनियरिंग के भी हैं और इन फ्लाइट के भी हैं। ये बहुत ज्यादा तादाद है। जो दुनिया में हमारे पास इस वक्त 32 जहाज हैं। दुनिया में जहाज का और मुलाजमीन का जो रेशो है तो 100-150 होता है, हमारे यहाँ ये 228 बन रहा है। जी ये बहुत ज्यादा है। लिहाजा लेने वाले को, मुलाजमीन को निकालना होगा। और हम पीपुल्स पार्टी में कोशिश यही करते हैं कि लोगों के चूल्हे बंद ना हो, तो उस सिलसिले में हमने इसमें ये करा है कि लेकिन मिर्जा साहब, ये मईशत की कीमत पर तो मुमकिन नहीं है। नहीं, अब इसमें खरीदारी हो सकता है कि गोल्डन चेक स्कीम दे दे, खरीदारी ये कर सकता है कि 1 से 4 साल तक ना निकाले, उसके बाद निकालना शुरू करें,
ये आप कॉमन पूल में लेके जा सकते हैं, तो माजी में भी हमने करा है। लेकिन इसको आपको ये 7,200 एक बहुत बड़ी तादाद है, वो ही निचकारी की एक रुकावट है। खरीदार या सरमायाकार इतने बड़े मुलाजमिन की फोर्स 25 जहाजों पे लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह इसमें जो इंजीनियरिंग है, जो किचन है, जो ट्रेनिंग है, जी। इनको आउटसोर्स किया जाता है, जी खुद नहीं चलाया जाता। दुनिया में यही बड़ी ऐलानों को देख लें आप, सबने प्राइवेटली इनको जी जी आउटसोर्स मेरे करा साथ हुआ है। थोड़ी वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। शेर मोहम्मद साहब, पाकिस्तान में बड़े लोग नहीं देते, गरीब से टैक्स लिया जाता है, विद होल्डिंग टैक्स आमतौर पर काट लिया जाता है। क्या किया जाए कि पाकिस्तान में बड़े लोग जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो अपनी अर्निंग के मुताबिक टैक्स दें? जिस तरह आपने अभी डॉक्टर साहब ने एक अर्ज़ की कि जो आप लोग ने फैक्स टैक्स ABR ने SME सेक्टर पर लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ABR भी जो सारे चैम्बर्स है बिजनेस कम्युनिटी, उनको भी कंसल्टेशन करके इस प्रोग्राम को अगर मिलकर चलाया जाए, मिलकर पर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री चलाया जाए, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिशरी हो गए दोनों के लिए। जहाँ आपने बात की कि जो बड़े लोग, इसमें एक हकीकत है कि जितने आप जो बड़े लोग हैं वो प्रिविलेज ज़्यादा लेते हैं और टैक्स उस रेशियो से नहीं दे रहे, जबकि बिजनेस कम्युनिटी भी यही चाहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कुछ प्रिविलेज भी उनको मिलना चाहिए। अगर वो प्रिविलेज देंगे मेडिकल फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो वो ज़रा खुशी के साथ देंगे। हाई टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे, नेशनल अवार्ड दिए थे अभी। वो एक देख वो आपके दुरुस्त है, अब इसने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया, कुछ जो हायर टैक्स पेयर हैं उनको दिया, जबकि एक मीडियम एंटरप्राइजेज वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उनको टैक्स पेयर में हॉस्पिटल की शक्ल में, मेडिकल की शक्ल में, किसी चीज़ में वो जाएं, उनको ये इंसेंटिव्स मिल जाए। अगर आप जितने इंसेंटिव्स टैक्स पेयर को देंगे तो लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा ज़्यादा टैक्स पे करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। अच्छा, लास्टली हम प्रोग्राम के अख्ताम पर हैं। आप कोई 1, 2, 3 ऐसी तजावीज़ दे सकते हैं कि मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो सके, हम कर्ज़े बाहर से ना मांगें, अंदरूनी कर्ज़े ना लें, बैरूनी कर्ज़े ना लें, हमारी मईशत कर्ज़ों की बजाय कर्ज़ों पर चलने की बजाय अपनी रेवेन्यू पर चले, आमदनी पर चले, कैसे मुमकिन है? एक तो सबसे पहले रिड्यूस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को रिड्यूस करने पड़ेंगे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। जी। नंबर 2, आपने SME और दूसरी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको आपने प्रमोट करना है, उनको डेवलप करना है, उनके लिए एक माहौल बनाना है। तीसरा जो होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपने बनानी है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसा हो कि वो पॉलिटिकल बेस पर ना हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी एक प्रोग्राम बनाए माशियत की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस पर फोकस करें, ताकि कोई गवर्नमेंट तब्दील हो जाए ये ना हो कि आज गवर्नमेंट तब्दील हो गई, कल कोई और आएगा तो पॉलिसी चेंज होगी, वो पॉलिसी मेंटेन रहे और लॉन्ग टर्म के लिए रहे। तो इंशाल्लाह ऐसे में हम एक्सपोर्ट को भी ओरिएंटेड बना सकते हैं और बेहतर अंदाज से भी काम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी है मईशत के हवाले से, मईशत को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से, और मईशत को अपने पाँव पर कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर हुकूमत एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी लाए और उस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल हो, पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहे, तो हम 3 चीज़ों पर फोकस करके गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं, जो हम बार बार अपने एक्सटर्नल अकाउंट को फाइनेंस करने के लिए गैर मुल्की कर्जा लेते हैं। नंबर 1, हम बरामदात बढ़ाएं। नंबर 2, गैर मुल्की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो। और नंबर 3, समंदर पार पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस और उन इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, तो हम कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।